इस देश में दलित में इतनी मेरिट है कि वो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बन सकता है, इतनी मेरिट है कि आईएएस आईपीएस बन सकता है, लेकिन प्रोफेसर बनने के लिए दलित आदिवासी और पिछड़े के पास मेरिट नहीं है। नॉट फाउंड सुटेबल, माने सुटेबल मिलबे नहीं किया। ये दलित पिछड़े आदिवासियों के लिए गाली है। एनएफएस का मतलब नालायक कहा जाता है। एससी एसटी ओबीसी कैंडिडेट का रिटेन में ठीक नंबर रहता है, बहुत अच्छा नंबर रहता है, इंटरव्यू में नंबर कम दिया जाता है और कह देता है नॉट फाउंड सुटेबल, मतलब योग्य उम्मीदवार ही नहीं मिला। इंटरव्यू में बहुत बड़ा खेल होता है। अब गया अगड़ी जात का कैंडिडेट, उससे पूछेगा भारत का पहला राष्ट्रपति कौन है, बोलेगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और गया दलित पिछड़ा, बोला अमेरिका का 15वां राष्ट्रपति कौन है बताओ, बोला चला, बोला था हमको आता ही नहीं था। इसको लगेगा मुझे तो आता ही नहीं था। और अगड़ी जाति वाला कहेगा अरे मैं तो जन्मजात मेरिट, सवाल पूछा जवाब दिए, भारत के पहला राष्ट्रपति कौन, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। कि राहुल गांधी अगर दलित पिछड़े आदिवासी की बात करते हैं और फिर उनकी पार्टी यहाँ बहुत अच्छा नहीं कर पाती है तो कल को कोई नहीं आपकी बात उठाएगा। एनएफएस नॉट फाउंड सुटेबल को लेके लगातार बहुजन समाज के जो बुद्धिजीवी हैं वो उस मामले को उठाते रहे हैं कि तमाम नौकरियों में एससी एसटी ओबीसी के जो अभ्यर्थी होते हैं उनको नॉट फाउंड सुटेबल कर दिया जाता है। इसको लेके राहुल गांधी ने एक बड़ा ऐलान किया है, एक बड़ा मैसिव उन्होंने इनिशिएटिव किया है कि नॉट फाउंड सुटेबल बहुजनों के हित के लिए नहीं है। मोदी जी एक नया खेल लाए हैं जो लोकतंत्र पे हमला है। क्या कुछ उन्होंने ट्विटर के माध्यम से, फेसबुक के माध्यम से ट्वीट किया है, उसको लेके हम बातचीत करेंगे कि नॉट फाउंड सुटेबल आखिर है क्या और राहुल गांधी इसको लेके क्यों इतना एग्रेसिव हैं, इसको लेके बातचीत होती रही है। और बेस सर हमारे साथ में हैं, सीनियर जर्नलिस्ट हैं, जाने माने पत्रकार हैं बिहार के, ये भी लगातार नॉट फाउंड सुटेबल को लेके आवाज उठाते रहे हैं। तो सर, नॉट फाउंड सुटेबल को लेके राहुल जी ने जो ट्वीट किया है उस पर क्या कहना है और इसकी बारीकियों को आपसे हम समझने का प्रयास करेंगे। धन्यवाद रवि जी। सबसे पहले तो एनएफएस नॉट फाउंड सुटेबल ये दलित पिछड़े आदिवासियों के लिए गाली है। गाली कैसे? गाली है। ये एनएफएस का मतलब होता है नॉट फाउंड सुटेबल, इसका मतलब है आप नालायक हैं। एससी एसटी ओबीसी को एनएफएस का मतलब नालायक कहा जाता है। सरकारी नौकरियों में बड़े पदों पे, चाहे प्रोफेसर हो, असिस्टेंट प्रोफेसर हो या फिर प्रोफेशनल कोर्सेज की जो नौकरियां होती है, बड़े पद होते हैं, उनमें कह देता है कि योग्य उम्मीदवार नहीं मिले। मतलब कि योग्य उम्मीदवार अगड़ी जाति में मिल जाते हैं, दलित पिछड़े आदिवासी में योग्य उम्मीदवार इनको नहीं मिलते हैं और इनके लिए लिख दिया जाता है कि भाई कोई योग्य उम्मीदवार ही नहीं मिला, नॉट फाउंड सुटेबल, माने सुटेबल मिलबे नहीं किया। मतलब आईएएस की परीक्षा में एनएफएस नहीं लग रहा है। देश की जो सबसे बड़ी परीक्षा है, जिससे सबसे बड़ा पदाधिकारी बनता है, जिला अधिकारी बनता है, सेक्रेटरी बनता है, वहां एनएफएस नहीं लगता है। लेकिन प्रोफेसर की नौकरी में एनएफएस लग जाता है। माने दलित पिछड़े और आदिवासी प्रोफेसर नहीं बन सकते हैं, आईएएस बन सकते हैं, राष्ट्रपति बन सकते हैं, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बन सकते हैं, लेकिन प्रोफेसर और बाकी इस तरह के पदों पर नॉट फाउंड सुटेबल नाम का एक धब्बा लगा दिया जाता है, गाली दी जाती है कि आप लोग में योग्यता ही नहीं है। तो इसको लेके दलित पिछड़े आदिवासी समाज के सामाजिक कार्यकर्ता, नेता और सोशल एक्टिविस्ट, पत्रकार, सारे लोग लंबे समय से लड़ाई लड़ रहे हैं कि कहीं हम लोग के साथ ये जो खेल हो रहा है वो खेल बंद हो और हमारे समाज के लोग हर जगह प्रतिनिधित्व करें। आईटी में नहीं लगता है, नीट में नहीं एनएफएस होता है, मतलब नौकरियों में हो जाती है, नौकरी में हो जाता है, एडमिशन में भी होता है। तो अरे कई जगह बड़े कॉलेज में एडमिशन में लिख देता है कि योग्य उम्मीदवार ने मिला, सीटें खाली। क्या है एनएफएस? एनएफएस यही है कि कट ऑफ जो होता है उसको एससी का कट ऑफ हुआ, एसटी का कट ऑफ हुआ, ओबीसी का कट ऑफ हुआ, ईडब्ल्यूएस का कट ऑफ हुआ, जो कि ओबीसी से नीचे जाता है। सब माने एससी एसटी ओबीसी को उस लायक उम्मीदवार नहीं मिला, ईडब्ल्यूएस में मिल जाता है, कम कट ऑफ मिल जाता है। ये भी एक बहुत बड़ा खेल है। ये गाली है, हम बोल रहे हैं। एनएफएस का मतलब है नालायक, मतलब एससी एसटी ओबीसी नालायक हैं। इसको लेके राहुल गांधी दिल्ली यूनिवर्सिटी के जो छात्र संघ हैं, उनके जो नेता हैं, खत्री एक हैं जो खूब पॉपुलर हो रहे हैं, अध्यक्ष दिल्ली यूनिवर्सिटी छात्र संघ के, उन लोगों के साथ मिले और उन लोग से इस मुद्दे पर उन्होंने बात की
और ट्विटर पे इसको साझा किया। राहुल गांधी लिखते हैं कि नॉट फाउंड सुटेबल अब नया मनुवाद है। SC ST OBC के योग्य उम्मीदवारों को जानबूझकर अयोग्य ठहराया जा रहा ताकि वे शिक्षा और नेतृत्व से दूर रहें। बाबा साहब ने कहा था शिक्षा बराबरी के लिए सबसे बड़ा हथियार है, लेकिन मोदी सरकार उस हथियार को कुंद करने में जुटी है। दिल्ली यूनिवर्सिटी में 60% से ज्यादा प्रोफेसर और 30% से ज्यादा एसोसिएट प्रोफेसर के आरक्षित पदों को NFS बताकर खाली रखा गया है। यह कोई अपवाद नहीं है। IITs, सेंट्रल यूनिवर्सिटीज और हर जगह यही साजिश चल रही है। NFS संविधान पर हमला है। NFS सामाजिक न्याय से धोखा है। यह सिर्फ शिक्षा और नौकरी की ही नहीं, हक, सम्मान और हिस्सेदार की लड़ाई है। मैंने DUSU मतलब दिल्ली यूनिवर्सिटी स्टूडेंट यूनियन के छात्रों से बात की। अब हम सब मिलकर BJP RSS की हर आरक्षण विरोधी चाल को संविधान की ताकत से जवाब देंगे। तो ये राहुल गांधी का कहना है। यानी कि जिस लड़ाई को मान्यवर कांसी राम लड़ रहे थे दलित पिछड़ों के अधिकार के लिए, जगजीवन राम लड़ रहे थे, बाबा साहब लड़ रहे थे, वो लड़ाई राहुल गांधी लड़ रहे हैं। जिस बात को बहन मायावती जी को कहना चाहिए था, जिस बात को तेजस्वी यादव को कहना चाहिए था, लालू जी को कहना चाहिए, अखिलेश यादव को कहना चाहिए, वो बात दमखम से राहुल गांधी कह रहे हैं। क्या वाकई में ये कोई चाल है BJP RSS की? अरे भाई, हम तो एक लाइन में बोल दिए कि इस देश में दलित में इतनी मेरिट है कि वो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बन सकता है, इतनी मेरिट है कि IAS IPS बन सकता है, लेकिन प्रोफेसर बनने के लिए दलित, आदिवासी और पिछड़े के पास मेरिट नहीं है। यही तो साजिश है कि उच्च शिक्षा में दलित पिछड़े न जाएं। जाएंगे तो बाबा साहब की बात करेंगे, जाएंगे तो फूले की बात करेंगे, जाएंगे पेरियार की बात करेंगे, जाएंगे तो बहुजन जो नेता हैं, बहुजन जो महापुरुष हैं उनकी बात करेंगे, जो सोशल रिफॉर्मर रहे हैं बहुजन समाज से उनकी बात करेंगे। उनके हाँ प्रोफेसर अपने बच्चों को पढ़ाएंगे, सिखाएंगे। तो कॉलेज स्कूल में न पहुंचने देंगे, न इन लोग विचारधारा समझ पाएगा, और फिर कटोरा लेके 5 किलो अनाज पे वोट देगा। तो हमारे देश में जो लोग हैं उनकी मानसिक अवस्था उतनी डेवलप अभी नहीं हुई है, और डेवलप तभी होगी जब हम उच्चतर हाई स्कूल से ज्यादा पढ़ेंगे। हाई स्कूल में जाते जाते कर जाता है, बा मैट्रिक पास कर गया, भली पीढ़ी है हाँ, में इसलिए अब कॉलेज यूनिवर्सिटी जाएंगे, पढ़ेंगे। सबकी नहीं बात करें हम, कितने % ग्रेजुएट हैं बिहार में दलित, देख लीजिए आंकड़ा, तो 10-20% भी नहीं है। उतना कहाँ है? हाँ, 5%, 8% के आसपास। तो अब बताइए कि दलित, पिछड़े, आदिवासी जब तक हाई स्कूल से आगे नहीं बढ़ेंगे, प्रोफेसर नहीं बनेंगे, तो अपने लोगों को कैसे प्रेरित करेंगे? तो खास करके सेंट्रल यूनिवर्सिटी में जो केंद्र सरकार के जिम्मे आता है, जिसकी बहाली, ये जो यूनिवर्सिटी स्टेट यूनिवर्सिटियां हैं उसमें तो बहाली राज्य सरकार करती है। जो सेंट्रल यूनिवर्सिटी है वहां बहाली केंद्र सरकार के द्वारा होती है। जैसे मगध यूनिवर्सिटी है बिहार में, उसमें बहाली नीतीश कुमार की सरकार करेगी, राज्यपाल करते हैं। हाँ, सरकार वैकेंसी निकालेगी। पटना यूनिवर्सिटी सरकार, बिहार की सरकार वैकेंसी निकालेगी। लेकिन सेंट्रल यूनिवर्सिटी की जब बात आएगी, IIM की बात आएगी, IIT की बात आएगी, तो प्रोफेसर की बहाली कौन करेंगे? हाँ, जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी की बात आएगी, दिल्ली यूनिवर्सिटी की बात आएगी, या फिर किसी भी स्टेट में जो सेंट्रल यूनिवर्सिटी है वहां पे जब बहाली की बात आएगी तो केंद्र सरकार के द्वारा बहाली की जाती है। मतलब कि स्टेट यूनिवर्सिटीज में जहां जहां बहुजनों की सरकार है वहां लोग मिल जाते हैं, हाँ। नॉट फाउंड सुटेबल नहीं है। और जहां BJP की सरकार है या केंद्र की सरकार है भारत में, उनकी वैकेंसी में दलित, पिछड़े और आदिवासी प्रोफेसर के योग्य नहीं मिलते। तो अभी मेन जो फोकस था राहुल गांधी का कि प्रोफेसर की बहाली में साजिश के तहत दलित, आदिवासी और पिछड़े को NFS लगाकर रोक दिया जाता है। कहता है काबिल आदमी ही नहीं है दलित, पिछड़े, आदिवासी। तो राहुल गांधी ये जो मुद्दा उठा रहे हैं, ये मुद्दा बिहार के लोगों को समझना चाहिए। एक सवाल ये है सर, बात गले इसलिए नहीं उतरती है, इसलिए बिहार में चुनाव है इसलिए बोले।
सर एक सवाल गले नहीं उतरती है कि ईडब्ल्यूएस का कट ऑफ ओबीसी से कम जा रहा है, एससी एसटी से भी कई एग्जाम में कम गए अरे हैं। जन्मजात मेरिट है उनके पास में, वहाँ मेरिट के बारे में सवाल ही नहीं। हम इसलिए बिहार के लोगों को बोल रहे हैं कि राहुल गांधी अगर दलित पिछड़े आदिवासी की बात करते हैं और फिर उनकी पार्टी यहाँ बहुत अच्छा नहीं कर पाती है तो कल को कोई नहीं आपकी बात उठाएगा। सवाल मेरा सर ये है कि ईडब्ल्यूएस कट ऑफ ओबीसी से कम जा रहा है, वहाँ पे कट ऑफ इसलिए लोग कहते हैं अधिक जाता है ओबीसी का या एससी एसटी ओबीसी का ईडब्ल्यूएस से, क्योंकि इनके पास मेरिट अधिक है, तब तो कई लोग हैं, इसलिए जो कंपटीशन अधिक है इसलिए कट ऑफ अधिक जा रहा है। मतलब एक तरफ आप ईडब्ल्यूएस बता रहे हैं कि मेरिट कम है जनरल समाज की, ओबीसी का कट मेरिट अधिक है इसलिए कट ऑफ अधिक जा रहा है, एक जगह आप एनएफएस हो रहा है और जाता ओबीसी का कट ऑफ जनरल में चल जाता, लेकिन होता क्या है कि इंटरव्यू में नंबर कम कर दिया जाता है। एससी एसटी ओबीसी कैंडिडेट का रिटेन में ठीक नंबर रहता, बहुत अच्छा नंबर रहता, इंटरव्यू में नंबर कम दिया जाता है और कह देता है नॉट फाउंड सुटेबल, मतलब योग्य उम्मीदवार ही नहीं मिला। अब आपको बोलते हैं कि कई बार ऐसा होता है कि कैंडिडेट के साथ जातीय भेदभाव हो जाता है और उनको पता भी नहीं चलता है, अंगूठे काट ले जाते हैं। हाँ, उनको पता भी नहीं चलता है, सवाल ही ऐसा पूछ देते हैं जानबूझ के। अब गया अगड़ी जात का कैंडिडेट, उससे पूछेगा भारत का पहला राष्ट्रपति कौन है, बोलेगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और गया दलित पिछड़ा, बोला अमेरिका का 15वां राष्ट्रपति कौन है बताओ, बोला चला, बोला था हमको आता ही नहीं था। इसको लगेगा मुझे तो आता ही नहीं था, मैं ही गलत हूं, मैं ही नहीं पढ़ा। और अगड़ी जाति वाला कहेगा अरे मैं तो जन्मजात मेरिट, सवाल पूछा जवाब दिए, भारत के पहला राष्ट्रपति कौन, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो कई बार जात के नाम खेल इंटरव्यू में, हाँ, इंटरव्यू में बहुत बड़ा खेल होता है। क्योंकि इसलिए क्योंकि अभी एमपीएससी का जो रिजल्ट आया था उसमें मैक्सिमम जो एससी एसटी ओबीसी के लोग थे उनको 30 से कम नंबर दिया गया, जो जनरल क्लास के लोग थे उनको 80 से ऊपर नंबर आया। इसको देखते हुए बिहार सरकार ने, नीतीश कुमार ने कहा था कि बीपीएससी में यदि जिनको 30 से कम नंबर आएगा, जिनको 80 से ऊपर आएगा, सबकी जांच होगी। इस बार बताना पड़ेगा कितना क्यों आया। कम आया। तो ये नीतीश कुमार बहुत बहुजन के लिए एक नायक हैं। एक समय रेलवे के ग्रुप सी में इंटरव्यू होता था, उसको नीतीश कुमार जब रेल मंत्री थे तो ग्रुप सी के एग्जाम में इंटरव्यू खत्म करवाए थे। क्यों करवाए थे? इन्हीं सब कारण से किए थे। इंटरव्यू खत्म होना चाहिए हर ग्रेड में नहीं खत्म होना चाहिए। इंटरव्यू में जो पैनलिस्ट होते हैं उसमें दलित पिछड़े होना चाहिए, सबकी भागीदारी होनी चाहिए। हाँ, राहुल गांधी एक किस्सा सुनाते हैं, वही छात्रों का एग्जाम दूसरे प्रोफेसर लिए, वही छात्रों का एग्जाम दूसरा प्रोफेसर लिए, तो अंतर हो गया रिजल्ट में। यहाँ विद्यार्थियों के लिए बहुत ज़्यादा बदलाव की ज़्यादा जरूरत नहीं है। यहाँ जो इंटरव्यू लेता है उनको बदलिए, वही मनुवादी हैं। मतलब ये कि एक बात है, जाति कभी नहीं जाती है, मतलब चपरासी हो या चीफ जस्टिस हो। यही इसीलिए तो रोका जा रहा है कि हायर एजुकेशन में जाएंगे फिर इंटरव्यू लेंगे, इंटरव्यू लेंगे तो फिर वही करेंगे, अपने समाज के लोगों को जेन्युइन नंबर देंगे, तो जेन्युइन नंबर देंगे तो पास कर जाएगा। ये उस लेवल पे जातिवाद है क्या? बिल्कुल है जातिवाद। अब गांव से उठ के शहरों में आज ही नहीं, शुरू से है जातिवाद, हर जगह है, हर कोने में जातिवाद है। हम लोग जातवाद जो हो रहा है उसकी बात करते हैं तो लोग कहता है कि यही जातिवाद कर रहा है। अरे एक भाई जो जातिवाद से सबसे ज्यादा पीड़ित है, सबसे ज्यादा शोषित है, वो जातिवाद कर पाएगा क्या? संभव नहीं है। हाँ, उसके खिलाफ हम लोग लड़ रहे हैं, वही उसके विरोध में लड़ रहे हैं। तो राहुल गांधी जिस प्रकार से मुद्दा उठा रहे हैं, बिहार में आके उन्होंने फूले फिल्मों को देखा, दलित छात्रावास में जाने का प्रयास कर, उन्होंने अनाउंस कर दिया है कि हर छात्रावास हम जाएंगे। 27 को उनको आना था, हालांकि कैंसिल हो गया, लेकिन हर छात्रावास में जाएंगे और हर वो मुद्दा जो दलित पिछड़ा आदिवासी का है उसको उठाएंगे। इसको आप कैसे देखते हैं? क्या यह चुनाव से प्रेरित है या फिर वाकई में राहुल गांधी के अंदर, राहुल गांधी का बहुजनकरण हो गया है, उनके अंदर जो सामाजिक न्याय का जिन है वो उत्पन्न हो गया है? देखिए, शुरू जो हम लोग फेसबुक पे लिखते थे आज से 10 साल पहले, तो लोग कहते थे कि वेद प्रकाश जातिवादी है। हम एससी एसटी ओबीसी की बात करते थे, आरक्षण की बात करते थे, भागीदारी की बात करते थे, तो लोग आरोप लगाते थे कि तो जातिवादी करता है, ये जातिवादी है, जातिवाद करता है। लेकिन धीरे धीरे जो हमारे नेता है, मांझी जी जैसे मुख्यमंत्री रहते हुए बोल दिए थे
कि दलित, पिछड़े, आदिवासी इस देश के मूल निवासी, सवर्ण, विदेशी हैं। तो ये सब बामसेफ में जो ट्रेनिंग दी जाती है, बामसेफ के लोगों के बीच जो बातचीत होती है, बंद कमरे में जो बात कही जाती थी, उसको मांझी जी सार्वजनिक मंच पे बोल दिए थे। तो धीरे धीरे जो लोग संकोच करते थे बोलने में, अब देखिए जातीय जनगणना की बात आ रही है। हम शुरू में जात पूछते थे, कहता था देखो जातिवादी, अब तो सरकार पूछ रही है कि आप कौन जात है। तो देखिए, अगर आप इस पे नहीं आएंगे तो आप चुनाव नहीं जीत पाएंगे, क्योंकि बीजेपी एक तरफ कह दिया कि हिंदू के नाम पर, प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष तौर पर बीजेपी का एक मंशा उनकी है कि हिंदू के नाम पे, तो अगर वो हिंदू हिंदू करेंगे तो हिंदू मुस्लिम को छोड़ देंगे, कहेंगे हिंदू मेरा है, 80-85% वोट हो जाएगा इनका। तो आप इसके खिलाफ इसका काट क्या है? आप बहुजन बहुजन नहीं करेंगे, तो आप बहुजन करेंगे तो फिर 80% आपके पास आ सकता है। अब भाजपा के पिच पे खेलिएगा तो भाजपा जीत जाएगी। इसलिए राहुल गांधी का जो स्टैंड है वो सामाजिक न्याय का स्टैंड है, और अगर राहुल गांधी ये सारी बातें कर रहे हैं और अपने अपने राज्य में जहां उनकी सरकार वहां लागू करके दिखावें, तब ज्यादा भरोसा होगा। क्योंकि कांग्रेस यहाँ पे 65-70 साल तक राज की, नहीं, अब उस वक्त में उन्होंने कुछ नहीं किया। अभी जहां जहां कांग्रेस की सरकार है, अच्छा, वहां वहां लागू करे। देखिए, एक जगह कांग्रेस की जहां सरकार है, ओल्ड पेंशन स्कीम को लागू कर रही है, तो ये सारे चीज का प्रभाव बिहार में पड़ेगा। जाते जनरल करवा रहे कर्नाटक में। हाँ, तो अब तो पूरे देश में होगा। खैर, राहुल गांधी अगर ये सारी बातें कर रहे हैं, जो कभी हम लोग करते थे तो हम लोग को जातिवादी कहता था लोग, आज राहुल गांधी को भी जातिवादी कहेंगे। लेकिन जात इस देश की सच्चाई है, जाति के नाम पर हर चीज होता है इस देश में, तो जाति की गिनती भी होनी चाहिए, और जाति के आधार पर कौन पिछड़ गए सारा कुछ होना चाहिए, और जात के नाम पर भेदभाव नहीं होना चाहिए। जाति एक सच्चाई है, और जात के नाम पे ही इस देश में गैर बराबरी आई है। यदि गैर बराबरी के खिलाफ आपको लड़ना है तो आपको हर जात को उसकी भागीदारी देनी होगी, ये सच्चाई है। यह देश कृषि प्रधान देश नहीं है, यह देश जाति प्रधान देश है।